हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो ये वन शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ जो CUET के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की। मेरा ये प्रयास है, यहाँ पे लिखे हुए आपके सामने लगभग 165 के आसपास MCQs होंगे, लेकिन ये मोर देन 500 MCQs आप इस वीडियो से करोगे और यहाँ से काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, Which of the following nation adopted an open door policy and economic reform in 1978? ये 2 गलती से लगा हुआ। 1978 में ओपन डोर पॉलिसी लेके आने वाला चाइना था। आपको पता है ये चाइना लेके आया था, इंट्रोड्यूस कराया था ओपन डोर पॉलिसी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन 1966 हु मेड द 6 पॉइंट प्रपोजल फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान? ईस्ट पाकिस्तान के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी की जो डिमांड करी थी, 6 पॉइंट जो रखे थे वो रखे थे शेख मुजीबुर रहमान ने। ये शेख मुजीबुर रहमान वही होते हैं जो बाद में जैसे ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनती है तो वहां पे रूल शुरू करते हैं और बाद में प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहां पे ले आते हैं और सारी पार्टी को भी खत्म कर देते हैं, अवामी लीग पार्टी को छोड़ के, जिसके कारण इनका बाद में असैसिनेशन भी होता है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which year was Mikhail Gorbachev elected as the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union? तो 1985 में लास्ट जनरल सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट होते हैं। ये 2 तरह के रिफॉर्म लेके आते हैं। रिफॉर्म का नाम होता है ग्लास नोस्ट और ओपननेस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और हो गया हमारा। ग्लास नोस्ट का मतलब होता है यहाँ पे, सॉरी, ग्लास नोस्ट का दूसरा नाम है ओपननेस। दूसरा जो रिफॉर्म होता है उसका नाम होता है प्री स्टोरी का, जिसका मतलब होता है टू रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि रीस्ट्रक्चर करना, चेंज करना। इनका जो स्ट्रक्चर है, कौन सा, USSR का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज करना। ग्लास नोस्ट का मतलब ओपननेस होना है कि जनता के लिए ओपननेस लेके आना, ट्रांसपेरेंसी लेके आना, ताकि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है वो लोगों को पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट एक्सेप्टेड यूरो एज द कॉमन करेंसी? इन इतने ऑप्शन में से कौन सी कंट्री ने कॉमन करेंसी के तौर पे यूरो को एक्सेप्ट नहीं करा? डेनमार्क और स्वीडन ने। आपको पता है कि यूरो लगभग 19 कंट्री ही फॉलो करती है। 27 कंट्रीज का अप्रोक्सीमेट ये ग्रुप है आज के टाइम में। यूरोपियन यूनियन, इसको 2016 में ब्रिटेन ने इसे छोड़ दिया, इसीलिए ब्रेक्जिट भी उसे प्रोनाउंस करते हैं। तो वो बात आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन से यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। आगे बात करते हैं, एशिया रीजनल फोरम है जो 1994 के अंदर स्टेब्लिश करा गया एशियान के द्वारा। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी। सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसको साइन करा गया, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया एशियान के द्वारा। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइन सार्क इन द ईयर 2007? अब आपको ये याद रखना कि सार्क जो स्टेब्लिश करा गया वो दिसंबर 1985 में बनाया गया। इसमें 8 कंट्रीज का ग्रुप है। 8वीं कंट्री जो लास्ट वाली जिसने इसको ज्वाइन करा वो अफगानिस्तान है। 2007 में इसको ज्वाइन करा था। नीचे इसी के ऊपर क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, नीचे वो आ जाएगा। इनमें से कहते हैं साउथ एशिया के अंदर कौन सी कंट्री को नहीं कंसिडर करते? तो चाइना को नहीं करते। हालांकि साउथ एशिया की इंपॉर्टेंट एक मेजर पावरफुल कंट्री है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग इसे साउथ एशिया के अंदर अपने कंसीडर नहीं करते। म्यांमार के बारे में बात चल रही है, इसे कंसीडर करा जा सकता है। अफगानिस्तान ने 2007 में इसको ज्वाइन कर लिया है। आगे बात करते हैं, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट द याल्टा कॉन्फ्रेंस द बिग 3 जिन्होंने डिसाइड करा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस को हेल्प करने का, और यहां से एक प्रपोज रखा गया था कि UN को बनाने का। वो 3 बड़े नेशन कौन थे? तो आपको याद रखना है, यहां पे बड़ा ही आसान है। रूजवेल्ट जो कि USA से थे, चर्चिल जो कि UK के थे, और स्टेलिन जो कि USSR के थे। ये इंपॉर्टेंट है, 1945 में ये हेल्ड करी गई थी। यहाँ पे एक और ट्रीटी है जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आई थिंक नीचे मैंने डेट्स में कवर करा होगा, नहीं करा तो मैं बता देता हूँ। 1941 में एटलांटिक चार्टर साइन करा गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना है। तेहरान कॉन्फ्रेंस 1943 में साइन करा गया, उसको याद रखना है। अब एटलांटिक चार्टर 1941 में साइन करा गया, उसको याद करने का तरीका क्या है? ऐसा याद करने की एक छोटी सी मेरी ट्रिक है, ऐसे याद रखना है। एटलांटिक से आंटी 41 ईयर की थी जो रोज चर्चा में रहती थी, तो यहां से रूजवेल्ट और चर्चिल ने इसको साइन करा था 1941 में। और तेहरान में 3 का साउंड आता है, तो 1943 में इसको साइन करा गया था, याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म याद होगी, इसको 1957 में साइन करा गया। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? एटम फॉर पीस, यानी कि जो एटम्स है उनका यूज पीसफुल पर्पज के लिए करना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लोन एंड ग्रांट टू मेंबर कंट्रीज? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए देती है, उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। कौन देती है? ऐसा काम कौन करती है? वर्ल्ड बैंक करती है। यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ, मैं साथ के साथ बता रहा हूँ। नीचे इनमें से कुछ एक क्वेश्चन रिपीट हुए तो वहां पे मैंने आंसर को डिस्क्राइब कर रखा है।
रिपीट में उनको आप नज़रअंदाज करना, आगे बढ़ते जाना। हर एक चीज़ों को मैंने आगे बहुत ज़्यादा डीप लेवल में एक्सप्लेन कर रखा, वो आगे आने वाले हैं, भी क्वेश्चन टेंशन ना लेना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट? स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी इसकी फुल फॉर्म है। नीचे इसको और एलिब्रेट कर रखा है मैंने, टेंशन ना लेना, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है। सोल्ट, इसको यहाँ से छोड़ो, यहाँ पे एक फोटो डाली हुई वो चेक करो। यहाँ पे कुछ एक ट्रीटी है, वो सारी की सारी मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। सबसे पहले LTBT, जिसका मतलब है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, इसको साइन करा गया 10 अक्टूबर 1963 को, इसको फोर्स में लाया गया, साइन करा गया था 5 अगस्त 1963 को, याद रखना है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको NPT बोलते हैं, इसका मेन प्रयास क्या था कि भाई न्यूक्लियर जो अपने वेपन बना रहे हैं वो अब नहीं बनाएंगे। मेनली ये जो साइन करा था 5 न्यूक्लियर कंट्रीज जो वेपन थी, जिनके पास न्यूक्लियर कंट्री वेपन थे, उन्होंने ये साइन करा था। तो ये साइन कब करा गया? तो ये ध्यान रखना है आपको 1968, 1 जुलाई 1968, और बाद में इसको बढ़ा दिया गया था 1995 के अंदर, याद रखना है आपको, ठीक है। इन्होंने मेनली यही प्रयास करा गया था कि अपने को मैन्युफैक्चर नहीं करना, एक्सप्लोड नहीं करना न्यूक्लियर वेपन को, ठीक है। नेक्स्ट था सोल्ट फर्स्ट, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, ये साइन करी जाती है नवंबर 1969 के अंदर। और नेक्स्ट होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक सोल्ट सेकंड, जिसको नवंबर 1972 में करा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है स्टार्ट, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। इनकी डेट आपको याद करनी है, क्योंकि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है, सीधा MCQs आ सकता है, तो इसीलिए डेट बस मेनली आप आंखों से थोड़ा थोड़ा निकाल के चलो कि अगर अपनी कोई एक आधी की डेट आती हुई तो अपने मैच ऑफ द फॉलोइंग तो कर सकते हैं। कैसे? एलिमिनेशन के मेथड से अपने कर सकते हैं, जो अपने श्योर है उस पर जाके, ठीक है। तो ये आपके सामने दे दी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी? के लिए इनमें से थ्रेट कौन सा है? तो आप बताओ। टेररिज्म है, ह्यूमन राइट एक थ्रेट नहीं है, वो तो बचाने का काम करना है। आर्म्स कंट्रोल अच्छी बात है, डिसआर्मामेंट भी अच्छी बात है, तो टेररिज्म सबसे बड़ा थ्रेट है। अब यहां से मैंने बहुत सारी चीजों को आपके सामने रखा है। क्वेश्चन नंबर सिर्फ 13 है, लेकिन वो रियल में कोई क्वेश्चन नहीं है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे भी पूछे जाएंगे आपको पक्का पक्का आंसर आता होगा। कैसे? प्लानिंग कमीशन को सेटअप कब करा गया? मार्च 1950 के अंदर। अयोध्या डिस्प्यूट जो चलते हैं, बाबरी मस्जिद का जो केस था, जिसको 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन करा गया, उसका आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में उसे इंक्लूड करते हैं? आर्टिकल 142, यानी कि ऐसे केस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है इन पर डिसीजन लेने की, वो आर्टिकल 142 में आता है, ध्यान रखना। आगे है एक नानावती जो कमीशन सेटअप करी गई थी, वो करी गई थी जब एंटी सिख रियोट हुआ था 1984 में, तो उसकी जांच करने के लिए नानावती कमीशन को बनाया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 51 किसके लिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग है, जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करने के लिए बनाया गया। के कामराज ने, याद रखना है, मिड डे मील स्कीम जो योजना है वो किसने लागू करी थी? के कामराज ने। और यहां पर इनके बारे में एक और बात है, 1963 में इन्होंने सभी जो कांग्रेसमैन के सीनियर लीडर थे उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि अपने सभी क्या कर देते हैं, रिजाइन देते हैं और यंगर जो पार्टी के वर्कर है उनको मौका देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कामराज प्लान। तो कामराज प्लान भी इन्होंने दिया, इसके अंदर इन्होंने कहा था कि सीनियर वाले रिजाइन करते हैं, यूथ को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो अच्छी सोच के थे के कामराज। आगे बात करते हैं, व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल को साइन कब करा गया? 1997 के अंदर करा गया, याद रखना। इसको रेक्टिफाई करा गया था बाद में 2002 को। When was the एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को पास कब करा गया? 2001 के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास करा गया। नीचे इसके बारे में और ज्यादा मैंने जानकारी लिखी हुई है, टेंशन ना लेना, सारी बातें लिखी हुई है मैंने नीचे। Which of the following global platform bring together human right activist, environmentalist, labor, youth, इन सबको एक साथ लेके आता है और बात करता है एनवायरमेंट को बचाने की, ह्यूमन राइट को बचाने की? तो उसका नाम है वर्ल्ड सोशल फोरम, WSF भी जिसे बोलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन? के बारे में ट्रू क्या है? तो आप इनमें से ऑप्शन पढ़ना, सबसे बड़ी ट्रू आपको यही लगेगी कि ग्लोबलाइजेशन है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी ध्यान में रखते हो, कल्चरल भी रखते हो, पॉलिटिकल भी रखते हो, और टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज तो होता ही होता है, इसीलिए ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ये अंबेडकर जयंती को कब सेलिब्रेट करते हैं? आई होप सभी को पता होगा, अप्रैल 14 को। नेक्स्ट बात करते हैं, हु वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो यहां पे आंसर आएगा डेग हैमरस्कोल्ड को। मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट डाल दिए, क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट को याद करना आसान है, भी जब भी कोई काम पहली बार करते तो अपने बोलते हैं ट्राई लिया है मैंने, ये तो ट्राइगवे ली है, वो फर्स्ट है। सेकंड है डेग हैमरस्कोल्ड, थर्ड है ह्यू थांट, और फोर्थ है कर्ट वेल्डेम, और फिफ्थ तो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने डीप थे आज तक तो गए ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा पूछा जाता है कोफी आनंद क्यों लिखा है मैंने 7th नंबर के, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वही थे जिन्होंने, कोफी आनंद ने सजेस्ट करा था 1997 में कि अगर किसी कंट्री को जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का अगर परमानेंट मेंबर बनना है तो उसके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो वो बात आपको यहां से ध्यान देना है, वो कोफी आनंद थे। बान की मून सेकंड लास्ट थे जो भी इससे पहले थे, और अभी एंटोनियो गुटेरेस चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने यहां पे लिख दिया, पहला ट्राइगवेलिड, दूसरा डेग हैमरस्कोल्ड, थर्ड ह्यू थांट, फोर्थ कर्ट वेल्डेम। ये लो याद हो गया।
विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द यूएन डे के तौर पे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, और 30 अक्टूबर को इंडिया ने इसे ज्वाइन करा। यहाँ पे आंसर 2 लिखे हैं, आंसर 2 में टेंशन ना लेना, 30 वाला है वो इंडिया ने ज्वाइन करा था। द यूएन वॉज फाउंडेड एज ए सक्सेसर, किसके सक्सेसर के तौर पे फाउंड करा गया? लीग ऑफ नेशन। वैसे लीग ऑफ नेशन को आप फाउंडिंग डेट देखोगे तो 1919 दिया होता है, ऑफिशियली ये फाउंड हुआ था 10 जनवरी 1920 को। याद रखना है, जब फर्स्ट वर्ल्ड, इसको मेन फाउंडेशन की थीम इसीलिए रखी गई थी कि अपने को जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया उस जैसा कोई भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाता है, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो उसके बाद में इसके सक्सेसर के तौर पर किसको फाउंड करा गया? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैं थोड़ा सा फास्ट में पढ़ा रहा हूं क्योंकि भाई मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं था कि एग्जाम शुरू हो चुके हैं आपके सीयूईटी के, तो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट बनाया ये, और फास्ट ही एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि हर किसी बच्चे की हेल्प हो सके। और डेफिनेटली ये पूरी वीडियो देख के जाएगा उसको पता चलेगा कि उसकी कितनी हेल्प होगी। आगे आगे आप चलते जाना, आपको पता चलता जाएगा अपने आप ही। विच ईयर के स्टेट ऑफ नागालैंड कब क्रिएट करा गया? तो 1963 में। अब इससे मिलते जुलते आगे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं, पहले ये देखते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहते हैं इनको, आप चेक करो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने नीचे सारी की सारी बता दिया कि ह्यूमन राइट काउंसिल को स्टैब्लिश करा गया 15 मार्च 2006 को। याल्टा कॉन्फ्रेंस अभी ऊपर बता के गया था फेब 1945 को। एटलेटिक चार्टर जिसके बारे में बताया था 14 अगस्त 1941 को। और इंडिया ने यूएन के अंदर कब मेंबर बना? तो 30 अक्टूबर 1945 को। तो इसके बेसिस पे आप इसके आंसर को चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर जाते हैं। यूएन डे 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। ये एडिशनल बातें अब यहां से देखना कितने क्वेश्चन आपके कवर होंगे। यूएन चार्टर ने साइन करा था तब इसके डॉक्यूमेंट पे चार्टर के ऊपर, तो 51 नेशन ने साइन करा था और 51वां नेशन था पोलैंड जिसने 15 अक्टूबर को साइन करा था। बात याद रखनी है। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन होती है 1960 में, और वर्ल्ड बैंक इसकी नेगोशिएशन करके करता है। अब इसी एक क्वेश्चन में आपके 15 से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था वो 1962 में था। इस वॉर के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं, चाइना ने 2 एरिया हमारे कैप्चर करे थे, अक्साई चीन रीजन जो कि लद्दाख का, और नेफा एरिया जो कि अरुणाचल प्रदेश का। याद रखना, ताशकंद एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ। इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच में हुआ था 10 जनवरी 1966 को। यहीं पे बाद में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, जो कि आज तक कंट्रोवर्शियल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कब करा जाता है? 20 ईयर के लिए 1971 में। इसी फ्रेंडशिप से बाद में हमारी रशिया हेल्प करता है। जब 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर होता है और उनका साथ देने के लिए यूएसए, फ्रांस, यूके सारी कंट्री आ जाती है, तब हमारी ये साथ देते हैं, इवन चाइना भी। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट करा? मई 1974 में। और कहां पे करा? तो पोखरण के अंदर करा। यह भी बात ध्यान रखना है। इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी 1987 में, और 2 साल बाद में उसको वापस बुला लिया था। पीस वहां पे नहीं लेके आ पाती है, उसका लिट्टे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, 1989 में उसे वापस बुला लिया गया। तो क्वेश्चन देखते रहना, एक ही क्वेश्चन में कितने कवर होंगे। इंडिया ने अपनी मालदीव के अंदर अपनी फोर्स भेजते हैं जब वहां पे तमिल मर्सनरीज होते हैं वो अटैक कर देते हैं तब। तो मालदीव की हेल्प करने के लिए इंडिया अपनी फोर्स भेजता है 1988 में। इंडिया ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट करा? 1998 में करा। तब पाकिस्तान ने भी करा, और पाकिस्तान ने चगाई हिल पे करा। याद रखना आपको ये बात। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एफटीए साइन कब हुआ? 1998 के अंदर हुआ। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ? जुलाई के अंदर हुआ, जून जुलाई में 1999 के अंदर हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। याद रखना है। आगरा समिट को कब साइन करा गया? 2001 के अंदर जुलाई में वाजपेयी और मुशर्रफ के बीच में साइन करा गया, हालांकि ये अनसक्सेसफुल रही थी। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी की बात करें तो वो कब साइन करी गई थी? जिसके अकॉर्डिंग ईयू फाउंड होता है, तो ईयू की जो फाउंडिंग डेट है वो हमारी बुक के अकॉर्डिंग 1992 है, तो वो यही है। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन होने से ईयू फाउंड होता है, याद रखना है। बुल्गारिया और रोमानिया 2 कंट्री, इन्होंने ईयू को कब ज्वाइन करा? ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 2007 में इनको ज्वाइन करा। ब्रिटेन ने ईयू को छोड़ा कब? 2016 में छोड़ा। इन्होंने अपनी कंट्री वालों से वोटिंग करवाई, वोटिंग करवाने में 50.9% आई थिंक इन लोगों ने फेवर करा कि भाई छोड़ देना चाहिए लोगों ने, तो छोड़ दिया गया। ट्रीटी ऑफ पेरिस से ही इस्टेब्लिशमेंट होती है ईयू को। एक तरह से इनको 6 फाउंडिंग मेंबर भी बोला जाता है। वो 6 फाउंडिंग मेंबर कौन से है? या ट्रीटी ऑफ पेरिस, याद रखना, अप्रैल 1951 में जहां से एक तरह से ईयू की फाउंडिंग की शुरुआत होती है। वो 6 फाउंडिंग मेंबर थे, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इटली और नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप अपना कवर हो चुका है कि यूएसएसआर के जनरल सेक्रेटरी मिखेल गोर्बचेव लास्ट जो जनरल सेक्रेटरी थे वो 1985 में बनते। 2 तरह के रिफॉर्म लेके आते हैं, ग्लासनोस्ट और प्री स्टोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लिथुनिया पहला के थे वो मेंबर था 15, जो यूएसएसआर के 15 मेंबर थे उनमें से फर्स्ट मेंबर था जिसने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। मार्च 1990 में सीयूईटी के अंदर डेट से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान देना है आपको ये सारी बातें।
येल्टसिन वो था जो प्रेसिडेंट बनता है रशिया का पहला इंडिपेंडेंट के बाद में, यही से इंडिपेंडेंट होती है 1991 में, जून 1991 में, याद रखना। तो कितने सारे क्वेश्चन यहां से कवर होंगे, मैंने बोला आपको 500 प्लस यहां से क्वेश्चन कवर होंगे और डेफिनेटली होंगे। द सोशलिस्ट मॉडल है डेवलपमेंट का, वो किससे रिलेटेड है, तो यूएसएसआर का, अपने को पता है। इंडिया ने तो मिक्स अडॉप्ट करा था, यूएसए का कैपिटलिज्म है, आपको पता ही है। द फर्स्ट 3 लोकसभा इलेक्शन था 1952 के अंदर हुआ, पहला, दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 के अंदर हुआ। यहां पे कौन पीएम बनते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, आपको पता है। इसे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस भी कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। यहां पे बाकी जो पार्टीज है उनको लगभग 10% भी सीट नहीं मिल पाती है कांग्रेस के कंपैरेटिवली इन 3 इलेक्शन में, ये बात याद रखनी है। प्लानिंग कमीशन था, उसको सेटअप कैसे करा गया था, तो एक गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन पास करके सेटअप करा गया था, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैच करके दिखाओ कहते हैं इनका, तो मैच आपको करना है कि आईएमएफ क्या है अपने आप में, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो एक फाइनेंशियल एजेंसी है, ठीक कर लेना, मैं बातें बता दूंगा। डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, गवर्न करती है ट्रेड बिटवीन गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, ये बात आपको पता चल रही है। डब्ल्यूएचओ क्या है, पब्लिक हेल्थ एजेंसी, आपको पता चल रहा होगा। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दिलाती है लेबर को, तो ये लो सारे के सारे आप मैच करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और बात करते हैं। इंडिया कन्वेन द एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को इंडिया ने कन्वेन करा मार्च 1947 में, यानी कि इंडिपेंडेंस मिलने से 5 महीने पहले। उसको लीड करने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बात आपको याद रखनी है। लेबर पार्टी जो इंडिपेंडेंट के तौर पे बनाई थी वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और वाइस थे राधाकृष्ण। चलो नेक्स्ट इनके बारे में फिर देखो एडिशनल बातें, यहां से कई सारे क्वेश्चन अब आपके कवर होंगे। बेंडंग कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में, एशियान को फाउंड करा जाता है 1967 के अंदर। 5 इसके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, वो नाम आपको आई होप आपको पता होगा, नाम ध्यान देने हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन जो कि थाईलैंड में 8 अगस्त 1967 में होता है, इसी बैंकॉक डिक्लेरेशन से एशियान के फाउंडेशन की नींव रखी जाती है, एशियान की फाउंडेशन यहीं से होता है। और बेंडंग जो कॉन्फ्रेंस होती है 1955 में, यहां से एक तरह से नाम की जिसको नेम भी बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की नींव पड़ जाती है। और नाम बना कब, तो बेलग्रेड में जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1961 में, ये बात आपको याद रखनी है। सार्क को स्टेब्लिश करते हैं 1985 के अंदर, ये बात मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था। इन विच ईयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन अपना कब हुआ, 1952 के अंदर हुआ था, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट टॉप लीडर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर था जिसने चाइना में विजिट करा था जब 1962 का वॉर हो गया था, उसके बाद में 1962 में चाइना के साथ वॉर होने के बाद में विजिट करने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी। और 1988 में जाने वाले राजीव गांधी थे, जो कि पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू के बाद में, जो यहां पे विजिट करते हैं, और उसके बाद दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशन बड़ा आउटस्टैंडिंग बढ़ता है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा असेसन रीजन के तौर पे। इन 1990s द इकोनॉमी ऑफ रशिया वाज रूइंड कंप्लीटली, सही है, बिल्कुल सही है। कहते हैं इनके 90% से ज्यादा जो इंडस्ट्री थे वो एकदम प्राइवेट कंपनीज को थ्रो अवे प्राइस पे बेच दिया, तो एकदम बात सही है, दोनों बातें सही है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। और नीचे की जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। Who among the following was the main leader of द्रविड़ मूवमेंट, द्रविड़ मूवमेंट का मेन लीडर कौन था, तो द्रविड़ मूवमेंट को लेके आने वाला साउथ इंडिया में रामास्वामी नेकर था, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। इन द पॉलिटिकल फील्ड पाकिस्तान लेक्स, पाकिस्तान के पास किस चीज की कमी है, वैसे तो सारी चीजों की कमी है, लेकिन मेनली जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, कि वहां पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको इंटरनेशनल अच्छे से सपोर्ट नहीं दी। चाहे तो बात करें बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे बात करें यूरोप और अमेरिका जैसी कंट्री की, नहीं करा इन्होंने सपोर्ट। आगे कुछ एक बातें और लिखी है कि कौन सा लीडर कहां से बिलोंग करता है, एमसीक्यूज आ सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है, तो कई सारे क्वेश्चन यहां से आपके कवर होने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश से, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से, के कामराज तमिलनाडु से, एस निजीलिंगपा कर्नाटका से। फर्स्ट स्टेट वहां पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, केरला के अंदर 1957 के सेकंड इलेक्शन के अंदर होती है। और यह भी याद रखनी है कि पहला स्टेट जहां पे या पहला इलेक्शन जब एक रीजनल पार्टी जीत के आती है तो वो होता है डीएमके तमिलनाडु में द्रविड़ा मुनेत्रा कझगम 1967 के 4th इलेक्शन में, ये बात आपको याद रखनी है। सी राजगोपालचारी जो कि इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, कहां से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु से। प्रिंसली स्टेट जिन्होंने इंडिया के अंदर मर्ज होने से मना करा, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, तेलंगाना था, सॉरी जूनागढ़ हैदराबाद हो गया, इसके अलावा मणिपुर और जम्मू कश्मीर है। ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे कहां का आया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। और एमएस स्वामीनाथन था इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके आने वाला, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अमूल डेयरी कॉर्पोरेशन जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, इंडिया के अंदर लेके आने वाले वर्गीस कुरियन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, ध्यान देना। कौन सा स्टेट किससे अलग होकर बना, यहां से पता चलेगा आपको कि बॉम्बे स्टेट से गुजरात और महाराष्ट्र बने 1960 के अंदर, नागालैंड बना 1963 के अंदर, पंजाब
से निकल के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने 1966 के अंदर, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों 1972 के अंदर बने, सिक्किम हमारा 1975 के अंदर स्टेट बनता है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनता है, इवन गोवा भी 1987 में बनता है, इस बात को ध्यान रखना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गए 2014 के अंदर बनता है। इसके अलावा कई स्टेट जो हमारे 2000 के अंदर बनते हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, आपको पता ही होगा। झारखंड से अलग होकर बिहार बनता है, छत्तीसगढ़ से अलग होकर मध्य प्रदेश बनता है, उत्तराखंड से अलग होकर उत्तर प्रदेश बनता है। इसके अलावा लाल डेंगा जो एक लीडर थे वो कहां से इमर्ज होते हैं, मिजोरम से। जाफू फिजो कहां से बिलोंग करते हैं, नागालैंड से। ये बातें सारी मैंने बता दी कि स्टेट वेयर फर्स्ट लोकल रीजनल पार्टी जो जीत के आती है 1967 के इलेक्शन में डीएमके पार्टी होती है, ये बात मैंने बता दी। एंटी हिंदी एजुटेशन को लीड करके ये जीत के आती है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज हमें नहीं बनने देना। द स्टेट विच रिसेंटली बाइफरकेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, अभी यूनियन टेरिटरी के तौर पे जो तो बंटे हैं वो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के तौर पे बंट गया है। द स्टेट वेयर लोंगवाल राजीव गांधी साइन हुआ था 1985 में, पंजाब के अंदर साइन हुआ था, आपको पता है। पीस एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 1986 में, ये बात मैंने इनकम्प्लीट लिखी है, ये असम की बात है। राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में ये फुल फ्लेज जो साइन हुआ था, ये मिजोरम के अंदर भी साइन हुआ था 1986 में, मिजोरम के अंदर साइन हुआ और बाद में एक मिजोरम को अलग से स्टेटहुड की दर्जा मिल जाता है 1987 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आसू और असोम गण परिषद ऑर्गेनाइज करते हैं एक रीजनल पार्टी जिसका नाम होता है एजीपी, असोम गण परिषद। ध्यान देना है आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक फाउंडर लीडर में से एक होते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर होते हैं, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर होते हैं। और राम मनोहर लोहिया ही वो इंसान होते हैं जो नॉन कांग्रेसिज्म देते हैं। कौन से इलेक्शन में, 1967 के इलेक्शन में देते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सी नटराजन कहां से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम होते हैं और यही वो इंसान है जो नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले अदर बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन देने की बात करती है और बिहार के अंदर देते भी है, जिनके कारण बाद में जो जनता पार्टी है 1979 में उसने क्या अपॉइंट करा था, बीपी मंडल, याद रखना है आपको। एन संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश से, वीवी गिरी ओडिशा से, जयप्रकाश नारायण बिहार से। फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और भारतीय जनसंघ पार्टी, जनसंघ को फाउंड कब करा गया, 1951 के अंदर। क्या डिमांड थी इसकी, कौन सी आइडियोलॉजी पे काम करती थी, वन नेशन वन कंट्री और किस पे ऊपर, वन लैंग्वेज पे। इन्होंने कहा था हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए। इन्होंने कहा था अखंड भारत बनाओ के थे इंडिया और पाकिस्तान को मिला के, और इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर जो वेपन है हमें बनानी चाहिए। सीपीआई पार्टी के फाउंडर कौन है, एमएन रॉय है। फाउंडर है स्वतंत्रता पार्टी के सी राजगोपालचारी। ये कुछ एक बातें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट काम आएगी जो मैंने बातें लिखवाई है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 पे आप पहुंचे हैं, जबकि मैंने कितने सारे क्वेश्चन तो आपको इससे एक पॉइंट सही करवा दिए। वैन वॉज क्योटो प्रोटोकॉल साइन दोबारा आ गया 1997 में, ये स्टार्ट, ये कुछ एक क्वेश्चन रिपीट हुए तो इनको मैं आगे निकाल रहा हूं। अब यहां से अपने को पढ़ना जरूरी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को पास करा गया 2003 में, जैसे अपने ऊपर पढ़ के हैं। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को पास करा गया 2001 में। एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट को पास करा गया 1986 में। नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल के लिए इंडिया ने 11 मिलियन हेक्टेयर जमीन को छोड़ा है 2011-12 के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। अंटार्कटिका ट्रीटी कब साइन करेगी, 1959 के अंदर। ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। ऐसे ब्रूटलैंड रिपोर्ट को 1987 में रखा गया, जिसका नाम ब्रूटलैंड क्यों पड़ा गया, नॉर्वे के पीएम के ऊपर नाम है इसका। आर कॉमन फ्यूचर इसका वैसे नाम था। इसने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करा था। और 1991 में अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल को साइन करा गया। तो ये आंखों से निकाल के जाना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को रेटिफाई कब करा, 2 अक्टूबर 2016 को। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। इसको याद करने की आसान सा मैट्रिक बताता हूं बच्चों को, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अदरवाइज वैसे याद कर लो। के और एम में एबीसीडी में पहला लेटर कौन सा था, के आता है। तो जिसका लेटर पहले आता है उसको साइन बाद में करा गया, और जिसका लेटर बाद में आता है उसको साइन पहला करा गया। पहले करा गया बाद में करा गया क्यों बोलता हूं, क्योंकि दोनों में 1997 और 1987 है, तो कंफ्यूज ना हो। 1997 में उसको साइन करा गया जिसका लेटर पहले आता है, और पहले किसका आता है, के का आता है, तो इसको बाद में साइन करा गया 1997 में। और 1987 में मॉन्ट्रियल, एम लेटर बाद में आता है, इसको पहले साइन करा गया, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहां पे पड़ती है, कनाडा के अंदर। क्योटो कहां पे पड़ता है, जापान के अंदर। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन राइट, ये बात वाला हो गया था हमारा। यूएनडीपी की फुल फॉर्म बड़ा ही आसान है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि लगभग हर साल हमारे लिए एचडीआई को भी निकाल के यही देता है, ठीक है, हर साल ही देता है ये। Was the leader of anti-caste movement and the founder of independent labor party के फाउंडर कौन थे, यहां से पता चलता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखो एडिशनल बातें, कई सारे क्वेश्चन होंगे यहां से, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, राजकुमारी अमृत कौर थे, याद रखना है। फर्स्ट कम्युनिकेशन और फूड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन थे, रफी अहमद किडवई थे। और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे, दीनदयाल उपाध्याय थे, ये बात आपको याद रखना है। खासी ट्राइब एक एथनिक ग्रुप है, वो कहां के एरिया में पड़ती है, मेघालय में। याद रखना है कि ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को, ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऊपर मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, द नॉर्थ ईस्ट सर्व एज गेटवे टू विच ऑफ द रीजन, किस रीजन के लिए गेटवे का काम करता है, तो ऑब्वियस ही बात है साउथ ईस्ट एशिया के लिए करेगा।
हु अमंग द फॉलोइंग एंटर्ड इनटू स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के साथ नवंबर 1947 में कौन आता है? यहां पे 1947 के आगे एस 7 एक्स्ट्रा लग गए हैं, इसके लिए सॉरी। निजाम हैदराबाद का करता है, आपको पता है दुनिया का रिचेस्ट मैन के नाम से जानते हैं, इसे निजाम की उपाधि मिली हुई थी, ठीक है, ये साइन करता है। और सितंबर 1948 को इसे इंडिया में मिला लिया गया था, और सितंबर 1949 में मणिपुर को इंडिया में मिला लिया गया था। यहां से 3 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं इसे एक क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वर रेलुक्टेंट टू साइन? रेलुक्टेंट का मतलब जिसने विरोध कराया एक तरह से कि नहीं मैं इंडिया में नहीं मिलूंगा। तो कौन कौन से भाई? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो तीनों में सभी में आ रहा है। द टू नेशन थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई भाई? मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई, ये सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला क्वेश्चन आता है, द सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि हेवी इंडस्ट्री के ऊपर स्ट्रेस करा गया था। जी बिल्कुल सही बात है। इस कहते हैं जो इनमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कौन सी बनाई गई? तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री होगी, रेलवेज होगी, स्टील वाली होगी, इन पे काम करा गया, लेकिन कहते हैं बाय द प्राइवेट सेक्टर ना, बाय द प्राइवेट सेक्टर वाली बात गलत होगी, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। बाय द पब्लिक सेक्टर के थ्रू करा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाती है। अगर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर होता तो ये बात होती सही एकदम। द सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसको ड्राफ्ट करने वाले बंदे कौन थे? आपको पता है पीसी महालनोबिस, ये महालनोबिस मॉडल के ऊपर बेस भी था। और फर्स्ट जो था हमारा उसके इकोनॉमिस्ट थे के.एन. राज, और उसको हेराल्ड डोमार मॉडल के ऊपर बेस था, ये बात भी आपको याद रखना। और फर्स्ट मॉडल में हमने एग्रीकल्चर के ऊपर प्रयास करा था, ये प्रयास करा था कि हमें स्लो ग्रोथ करनी है, क्योंकि फास्ट करने से कहीं हमारे देश टूट ना जाए ना, कहीं करप्शन ना फैल जाए, ये सोच थी। सेकंड में ये था कि अगर अपने को पॉवर्टी को एलिवेट करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे प्रयास करना होगा। तो यहां से एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। Which of the following treaty was rejected by the India as discriminatory as it prevented only non-nuclear countries from acquiring nuclear weapon? कहते हैं कौन सी कंट्री को, कौन सी ट्रीटी को इंडिया ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि हमने अभी न्यूक्लियर वेपन बनाई नहीं है, हम तो बनाएंगे। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, ध्यान रखना है। Who gave the strategy of non congressism? ऊपर बता दिया था, राम मनोहर लोहिया ने दिया। कौन से इलेक्शन में दिया? 1967 में दिया। क्या कॉन्सेप्ट था इनके पीछे? इन्होंने कहा था कि जितनी भी कांग्रेस को छोड़ के सारी पार्टी उनको एक साथ आना है, हमें डेमोक्रेसी को लेकर आना है। कहते कांग्रेस है वो डेमोक्रेसी नहीं लेके आ रही है, और कांग्रेस है वो रिच के लिए काम कर रही है, पुअर के लिए काम नहीं कर रही है, वो लैंड ओनर्स के लिए काम कर रही है, लैंड लॉर्ड्स के लिए काम कर रही है। हमें रिच के लिए काम, पुअर के लिए काम कर रहा है, इक्वालिटी लेके आना है, तो हमें साथ आना होगा। ये 1967 का स्लोगन था, याद रखना है इलेक्शन में। मंडल कमीशन अपॉइंट करती है, कौन सी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है? जनता पार्टी करती है, 1979 में करती है, ये बात मैंने ऊपर आपको बता दिया था। इन 1974 नेशन वाइड स्ट्राइक हुआ बाय द ऑल एम्प्लॉय ऑफ द रेलवे। कहते हैं उसमें लीड किसने करा था? तो जॉर्ज फर्नांडिस ने करा था। और ये भी बता देता हूं, ये 20 डेज तक ये रैली चली थी, और बिना कोई रिजल्ट के कंक्लूजन के इंदिरा गांधी ने इसको सस्पेंड करा था। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई ये तो गलत चीज है, अगर ऐसे असेंशियल जॉब वाले इस तरह से छोटी छोटी बातों के ऊपर कहेंगे कि बोनस दो, वर्किंग कंडीशन सुधारो, ऐसे कहते स्ट्राइक पे चले गए तो कल को आर्मी वाले चले गए, तो ऐसे कहते हमें टिप्पों की प्रेस ही लगा के दो। तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे आर्मी वालों को भेज के इनको हटा दिया गया था। तो ये याद रखना 20 डेज तक रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी लेड द मूवमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पंजाबी सूबा? पंजाबी सूबा का फॉर्मेशन किसने करा था भाई? अकाली दल, याद है आपको, पता ही होगा। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट को कहते हैं लीड किसने करा? वर्कड फॉर द जस्टिस पार्टी एंड ऑल्सो फाउंडेड द्रविड़ा कजागम को फाउंड करने वाले भी थे। तो ये मेन वही है, E.V. रामास्वामी नेकर। Who was the founder of बहुजन समाजवादी पार्टी के फाउंडर कौन से होते हैं? तो बहुजन समाजवादी पार्टी के फाउंडर होते हैं कांशीराम। 1984 के अंदर इसको फॉर्म करा गया था। बेमसेप भी इन्होंने बनाया था बहुजन समाजवादी पार्टी को, याद रखना, बेमसेप भी इन्होंने बनाया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा, उस मॉडल का नाम क्या था? उसका नाम था शॉक थेरेपी। ठीक है, ये बात आपको पता है कि कंप्लीट कम्युनिज्म से इनको कैपिटलिज्म में आना था। In which year was the Mikhail Gorbachev elected as the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union? सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे ये क्वेश्चन हो गया 1985 में। कुछ एक क्वेश्चन रिपीट होंगे, उसके लिए दिल से क्षमा चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी बातें एडिशनल आपको पता चलती रहेगी। इनमें से कहते कौन सी कंट्री जिन्होंने यूरो को एडॉप्ट नहीं करा? डेनमार्क और स्वीडन ने नहीं करा, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, एशियन रीजनल फोरम 1994 के अंदर स्टेब्लिश करा गया, उसका मेन काम क्या है? तो ये हो गया था सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के लिए एशिया ने साइन कराया। यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन मैं एडिशनल बता देता हूँ, एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन अपने करेंगे। इनका एशियन विजन 2020 क्या था? कि अपने आप को एन आउटवर्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाना। इन्होंने 3 कम्युनिटी बनाई, वो कब बनाई? 2003 में, जिनको एशियन कम्युनिटी बोलते हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक पिलर कम्युनिटी अलग से था, मिलिट्री कम्युनिटी अलग से एक पिलर था। तो ऐसे करके 3 जो पिलर्स बने थे वो 2003 में बनाए थे, बात आपको याद रखनी है। इंडिया ने एशियन के साथ FTA को ज्वाइन कब करा था? 2010 में, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये बातें मैंने एडिशनल यहां से बता दी, तो क्वेश्चन बनता है तो आप जवाब देने लायक रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। फॉलोइंग नेशन एडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी, हो गया था, चाइना ने करा था, 1978 के अंदर करा था। ये भी बता देता हूं, डेन जियोपांग करके इनका लीडर था जो लेके आया था। एक एडिशनल क्वेश्चन यहां से कवर करके चलते हैं। इन 1966 हु मेड द 6 पॉइंट प्रपोजल? ये आ गया था।
मुजीब, शेख मुजीबुर रहमान है। फिर आता है ये क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, ये सारे के सारे हमारे हो गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं एडिशनल बातें जो रिपीटेड है, उनके नीचे एडिशनल बातें सारी मैंने डाल दी है कि साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन साइन करा गया। सार्क की फुल फॉर्म है। पहली बात तो ये दिसंबर 8 1985 को बनाया गया। इसकी फर्स्ट समिट कहाँ होती है? ढाका बांग्लादेश के अंदर होती है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। ये बात आपको याद रखना है। और शुरुआत में इसको 7 मेंबर ने ज्वाइन करा था और कंट्रीज के नाम बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बाद में इसे अफगानिस्तान ने ज्वाइन कर लिया। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनका अपने को बेनिफिट मिल गया। याल्टा कॉन्फ्रेंस वाला हो गया था, आईएए 1957 में साइन करा गया था। ये बात मैंने बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लोन और ग्रांट के लिए कौन सा काम करता है? वर्ल्ड बैंक काम करता है। ये वाला हो गया। अब नया क्वेश्चन आएगा हमारा, हु इज एसोसिएटेड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट करने वाले वीपी सिंह गवर्नमेंट थे 1990 के अंदर। एक तरह से मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट कर दिया था हमारे देश में। लागू करवाने वाले, मंडल कमीशन को अपॉइंट करने वाले थे, वो थे हमारी कौन सी गवर्नमेंट थी उस टाइम में? उस टाइम में हमारी वो गवर्नमेंट थी जनता पार्टी। तो यहां पे है वीपी सिंह, ध्यान रखना इस बात को। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था। एक बार इस पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसके सपोर्टर और ओपोनेंट्स के बीच में, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट अ चैलेंज फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए इनमें से कौन सा चैलेंज नहीं है? तो भाई चैलेंज एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी ये तो था कि नेशन को यूनाइट कैसे करें, ये भी एक चैलेंज था। लेकिन ये नहीं था कि अपने को एक धर्म के बेस पे अपने को कंट्री कैसे बनाए। तो ऑप्शन नंबर सी होंगे। चलो, हु हेल्ड द पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड एज द एमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये बात किसने बोली थी कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है? ये बात बोलने वाले जॉर्ज H.W. बुश थे। याद रखना है आपको। यहाँ पे ऑप्शन में कई मिस्टेक है, A B C, कहीं कुछ लिखा गया कहीं कुछ। इनको ध्यान मत देना क्योंकि मैंने बहुत फास्ट में इनको बनाया है। आज ही अभी थोड़े टाइम पहले इसको बना रहा था, एडिट कर रहा था, तो कई मिस्टेक देखने को मिलेगी। लेकिन जो चीज़ मैं सिखाने हैं वो सिखा के जाऊँगा, समझ में सारी चीज़ें आएगी। थोड़ा फास्ट भी बोल रहा हूँ लेकिन गारंटी है हर चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन वॉज द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को स्टेब्लिश कब करा गया? 1957 में। कई क्वेश्चन रिपीट है, इसके लिए दिल से क्षमा चाहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट ज्वाइन द कैपिटलिस्ट ब्लॉक। इनमें से कौन से ज्वाइन नहीं करा? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोलैंड ने ज्वाइन नहीं करा था। बाकी आप सबको पता है कि सारे के सारे कैपिटलिस्ट ब्लॉक यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड यानी कि यूएसए ब्लॉक के पार्ट थे सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1948 अंडर विच इकोनॉमिक प्लान टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन नेशन के लिए बनाया गया था। वो कहते कौन से प्लान के थ्रू आया था? मार्शल प्लान। मार्शल प्लान यूएसए ने दिया था 1948 में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को फाइनेंशियली रिवाइव करने के लिए। तो उसी के थ्रू पहले इन्होंने इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने के लिए ओईसी फाउंड करा था। इसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया था इन्होंने 1949 के अंदर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और 1957 में ईईसी यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को फाउंड कर लिया था। ये बातें बता दी। और 1992 के अंदर जैसे ही 1991 में जो डिसइंटीग्रेट होता है सोवियत यूनियन, उसके बाद इन्होंने ईयू को फाउंड कर लिया था। तो ये सारी डेट मैंने एक से मिलते जुलते से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल। का काम क्या है? भाई ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। इसका काम है पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट को प्रोटेक्शन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अ सेशन और दूसरे को वो कहते हैं, आपको रीजन बताया गया, आपको बताना है। अंगामी जो जाफू फिजो भाई साहब थे वो कहते लीडर थे, इंडिपेंडेंट मूवमेंट करा था नागालैंड में। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। और प्रेसिडेंट ऑफ नागा नेशनल काउंसिल began an armed struggle against the Indian state, went undergone ground, stayed in Pakistan और लास्ट के टाइम पीरियड में कहते इसने अपनी लाइफ है वो यूके में बिताई थी। ये बात एकदम सही है। ये जाफू फिजो था, ये नागालैंड का एक लीडर था जिसने डिमांड करा कि नागालैंड को एक अलग से कंट्री बना दो। इसको काफ़ी पाकिस्तान ने हेल्प करा। बाद में ये लास्ट के अपने कुछ साल ब्रिटेन में भाग गया था। ये बात एकदम सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन आएगा। विच ईयर डिड नेपाल बिकम ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द अबॉलिशिंग ऑफ मोनार्की। मोनार्की को खत्म करके 2008 में। इससे मिलती जुलती सारी डेट्स मैं बता देता हूं। 1990 के अंदर जो वहां के जो राजा है वो क्या करते हैं, वहां पे एक पार्लियामेंट को स्टेब्लिश कर लेते हैं। और बाद में जब वहां पे ट्रायंगुलर वॉर चलता है माविस्ट के बीच में, राजा की फोर्स के बीच में और जो डेमोक्रेट्स होते हैं उनके बीच में, इसका फायदा उठाती है 2002 में जो राजा है वो उस पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और टोटल मोनार्की रूल स्टेब्लिश कर देते हैं। फिर वहां पे 7 पार्टी अलायंस आता है और सारी पार्टी मिलकर एक बड़ा डेमोक्रेसी का मूवमेंट करते हैं। तो राजा वहां का फोर्सफुल हो जाता है 2006 में उस पार्लियामेंट को रिस्टोर करने के लिए। और उसके बाद जनता कहती है कि अब हमें राजा चाहिए ही नहीं, मोनार्की को रखना ही नहीं है। और 2008 में टोटल तरीके से मोनार्की सिस्टम को हटा के एकदम डेमोक्रेसी सिस्टम आ जाता है वहां पे। तो ये सारी बात मैंने मिलती जुलती बता दी। बेम सेफ जो आया था, कांसीराम ने बनाया था, ये बात मैंने आपको बता दी है।
हु वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में इसको फाउंड करा गया था, ये बात भी आपको ध्यान देनी है। आइडेंटिफाई द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन हु इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉलिसी प्री हिस्टोरिका और ग्लासनोस्ट लेके आए थे, उनका नाम था मिखेल गोर्बचेव, लेके आए थे 1985 के अंदर। यहाँ पे ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपननेस, प्री हिस्टोरिका का मतलब था टू रीस्ट्रक्चर, ठीक है। आगे बात करते हैं 81 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैनेज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहते हैं इनको मैनेज करो आप, तो ठीक है, सारी की सारी मैंने डेट लिख दी कि लीग ऑफ नेशन 1919 लिखा है, यहाँ पे 1920 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ दोनों को ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 1944 में बनाया गया, ध्यान देना। एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो 1961 में आया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आया। तो ऐसे डेट आपको सारी बता दी, अब आप अपने आप अरेंज कर लो। और जब भी अरेंज करो मैच ऑफ द फॉलोइंग करो तो आपको जिनके बारे में श्योर हो उनको चेक करके फिर एलिमिनेटर जो एलिमिनेशन मेथड है उसका यूज करना आप, है ना। तो आपको हो सकते कई बार तो आप एक ऑप्शन ही जिसके बारे में श्योर और वही आप चेक करोगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान देना है, लेकिन डेट्स पे ध्यान बहुत देना है। सीयूटी में क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं इनमें से। In which year the Janata Party government appointed a commission to inquiry into a several aspect of allegation of abuse of authority? कि इमरजेंसी जब लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा तो कहते उन्होंने अथॉरिटी का मिस यूज करा, उसकी जांच करने के लिए शाह कमीशन को अपॉइंट करा गया मई 1977 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। नेक्स्ट है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जो लॉन्च करा गया यूएसए प्रेसिडेंट के द्वारा, वो कब लॉन्च करा गया? तो बिल क्लिंटन ने लॉन्च करा और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 20 अगस्त 1998 को करा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूएस हेजेमनी चैप्टर की ये सारी बातें हैं, ये इससे ऊपर से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुका हूं। ताशकंद एग्रीमेंट जो साइन करा गया वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन करा गया, ये बात आपको पता है। एशियान को स्टेब्लिश करा गया 1967 में। अब वो 5 फाउंडिंग कंट्रीज के नाम कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के अंदर। ये बातें सारी अपनी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ईयर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज वाज हेल्ड? रियो डी जनेरियो 1992 के अंदर हेल्ड करा गया। मोर देन 170 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट करा, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ एनजीओ ने पार्टिसिपेट करा था। यहाँ पे इसी के अंदर एजेंडा 21 दिया गया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है, सारी बातें बता दी मैंने आपको, मिलती जुलती सारी बातें। विच पार्टी डिजायर दैट गोवा एज मराठी स्पीकिंग एरिया शुड मर्ज विद महाराष्ट्र? ये कौन सी पार्टी की डिजायर थी? तो ये पार्टी का नाम है महाराष्ट्रवाड़ी गोमंतक पार्टी, ठीक है। नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार। मैच ऑफ द फॉलोइंग की बात करें तो ये देखो, अब यहां से मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 89 एक है, लेकिन कम से कम 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो सोचो उन 10 क्वेश्चन से कितनी हेल्प होगी, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। और ये मैंने मैच करके छोड़ रखे हैं सारे, जो इंपॉर्टेंट मैच ऑफ द फॉलोइंग है कुछ मैंने ऊपर डाल दिए और यहां पे एक साथ कंबाइंड करके डाल दिए। तो क्वेश्चन देखो, एचडी देवगौड़ा यहां हमारे रूल करने का जो इनका पीएम का जो टाइम पीरियड के तौर पे कब रहते हैं? ये जून 1996 से लेके अप्रैल 1997 में, याद रखना। इंदर कुमार गुजराल 1997 अप्रैल से लेके मार्च 1998 में रहते हैं। वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनती है दिसंबर 1989 से लेके नवंबर 1990 तक। इनको आंखों से निकाल के चलना आ सकता है। मनमोहन सिंह कब बनते हैं? पूरा आपको पता है, टेन्योर पूरा करते हैं 2004 से लेके 9 और फिर 9 से लेके 2014 तक। यहां पे जो अलायंस के थ्रू ये जीत के आते हैं उसका नाम होता है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये बात भी आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स कंसल्स को जो होता है वो क्या होता है? एग्रीमेंट था इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर जो 1991 में हुआ। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। साबानो जो केस हुआ वो किसके लिए हुआ था? पर्सनल लॉ और जेंडर जस्टिस के लिए हुआ था। ये बात आपको याद रखना, जिसमें बीजेपी ने इस साबानो को सपोर्ट करा था, कांग्रेस के अगेंस्ट में गए थे। कास्ट बेस्ड पार्टीज जो राइज हुई वो कब हुई? ओबीसी की राइज हुई थी 1990s में राइज होती है, ये बात आपको याद रखना। ये मैंने मैच करके दिया है, क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग के बेस में था, तो ध्यान देना इन बातों को। कोलिएशन गवर्नमेंट जब आई तो उससे क्या चीज हुआ? तो उससे जो रीजनल पार्टी है वो ग्रो करने लगी, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेजर्स हुआ सीबीएम वो क्या होती है? इसका मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अपने इंफॉर्मेशन देते हैं अपने डिफेंस के मैटर की अपनी नेबर कंट्री को, ताकि कुछ हद तक आपस में क्या बने? नेगोशिएशन बने। इंपॉर्टेंट बात है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब। डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है? कि अपने को कुछ एक सर्टेन टाइप के जो वेपन होते हैं उनको छोड़ना है, चाहे वो BWC वाले हो, कौन से बायोलॉजिकल वेपन हो, चाहे वो केमिकल वाले वेपन हो, उनको छोड़ना है अपने को। आर्म्स कंट्रोल वाला क्या कहता है? कि अपने को रेगुलेट करना है, वेपन को बनाने को कुछ हद तक रेगुलेट करना है, यानी कि इनको कम बनाना है। अलायंस क्या कहता है? कि आपको कोलिएशन नेशन बनाना है, कुछ एक कंट्रीज मिलकर जब साथ में आती है कि कोई भी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करे तो हम मिलकर उसका जवाब दे सके। स्टैंड सील एग्रीमेंट किसने साइन करा? हैदराबाद में। प्लेबीसाइट कहां के राजा ने करवाया? जूनागढ़ ने, यानी कि जनता से वोटिंग करवा के इंडिया में मिला था। सबसे पहले इसने भी डिमांड करी थी कि मैं अलग होऊंगा। सबसे पहले डिमांड करने वाला जो पार्ट था वो था त्रावणकोर, जो कि केरला का पार्ट है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किसने करा था इंडिया में मिलने से
मिलने के लिए जम्मू कश्मीर ने साइन करा था, राजा था हरि सिंह, याद रखना है। मर्जर एग्रीमेंट पे साइन करा था मणिपुर के राजा का नाम था बोधचंद्र। कब साइन करा था? सितंबर 1949 में। ये बातें सारी मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। टू हेल्प वॉर अफेक्टेड पीपल, जहां पे वॉर हो जाए उन लोगों को हेल्प करने की पॉलिसी का नाम होता है रेड क्रॉस सोसाइटी, याद रखना। जो वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेट करती है उस सोसाइटी का नाम है WTO, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। टू प्रोवाइड लोन फॉर डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के लिए लोन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड बैंक। और सेफ गार्ड देता है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, सारों को सारी जिनको मैंने मैच करके यहां पे दे दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियली हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमीज का नाम क्या था? मार्शल प्लान था। जिन्होंने यूरो को विरोध करा कि हम यूरो को करेंसी नहीं मानेंगे वो थी डेनमार्क और स्वीडन। जिन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर फाउंड करा गया वो था एशियान बैंकॉक डिक्लेरेशन में फाउंड करा जाता है। और परमानेंट जो यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, इनमें से कहते कौन है? तो उनमें से नाम आपको कई सारे दिए, उनमें से चेक करना। ये फ्रांस आएगा यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है बाकी के नाम ना दियो। वो 5 कंट्री के नाम भी अपने देख लेते हैं। यूके है, फ्रांस है, चाइना है, यूएसएसआर है और यूएसए है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे डन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन साउथ एशिया रीजन के अंदर पहली कंट्री कौन सी होती है जो अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करती है? श्रीलंका होती है। सेंट्रली लोकेटेड शेयर बॉर्डर विद मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्री, तो इंडिया है जो लगभग बीच में, बाकी सारी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है। अर्लियर द आइलैंड नेशन था, सुल्तान वहां का रूल था और बाद में वो रिपब्लिक के तौर पे बन गई मोलदीव है। 1968 तक यहाँ पे सल्तनत का रूल था। 2005 से यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया एकदम प्रॉपर तरीके से। ये बात भी ध्यान देना, एडिशनल बातें बता रहा हूँ। एक लैंडलॉक कंट्री जहां पे मोनार्की रूल आज भी चलता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वो है भूटान कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत हरिचंद सिंह लोंगवाल वो क्या थे? प्रेसिडेंट थे अकाली पार्टी के और मॉडरेट दल के लीडर थे वो एक तरह से। और इन्होंने साइन करते हैं 1985 में राजीव गांधी के साथ एग्रीमेंट साइन भी यही करते हैं। असम अकॉर्ड साइन किसने करा 1985 में? तो लाल डेंगा ने करा था राजीव गांधी के साथ। और महाराजा हरि सिंह था वो क्या था? तो रूलर थे जम्मू कश्मीर के। इंडिपेंडेंट इंडिया के मर्ज होने से पहले, इंडिया में मर्ज होने से पहले। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जब साइन करेगी तो उसका विरोध किसने करा था? डेनमार्क ने भी करा था, स्वीडन ने भी करा था। तो उसमें यहां से ऑप्शन में आपको स्वीडन दिया होगा, फिर एक ही दिया होगा, तो स्वीडन याद रखना। क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई ईयू जो बनेगा तो उसमें जो ट्रीटी वो जो आ रही है कॉमन करेंसी वगैरह यूरो, ये हम नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो डिड नॉट ज्वाइन द कोलिएशन ऑफ द विलिंग ड्यूरिंग इराक इन्वेजन, जब इराक के ऊपर अटैक करा था 2003 में, तो यूएसए का साथ कौन सी कंट्री ने नहीं दिया था? फ्रांस और ब्रिटेन ने साथ दिया था, जर्मनी ने नहीं दिया था। जर्मनी ने कहा था कि भाई ये गलत कर रहे हैं, और गलत ही किया था। एक तरह से अपनी पावर को दिखाने के लिए अटैक करा था ये यूएसए ने, बिना मतलब ये से कहा था कि ये जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन है वो बनाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उनके ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्स इनको कैप्चर करना और वहां की सरकार को गिराना इनका एक मेन मकसद था। तो ये बातें मैं एडिशनल बताता चल रहा हूँ। न्यूक्लियर पावर स्टेट इनमें से तो फ्रांस हो सकता है, बाकियों के नाम नहीं दिए होंगे। और एरेस्ट वाइल मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ब्लॉक, कहते हैं इनमें से सोशलिस्ट ब्लॉक का मेंबर कौन सा? पोलैंड। तो ऊपर ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा कैपिटलिज्म का जो मेंबर है वो नहीं है, तो वहां पर भी ये पोलैंड नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, यानी कि ये सोशलिस्ट का एक मेंबर है। नेक्स्ट है चरण सिंह, फार्मर एक लीडर थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आने वाले पीसी महान लॉबिस्ट थे, जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर लेके बिहार फेमाइन पड़ा, तो वो मेन जोन हमारा बिहार था, जो कि 1960s के टाइम पीरियड में आता है। हमारे वर्गीज कुरियन जो कि मिल्क कोऑपरेटिव के लिए जाने जाते हैं, जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आए थे इंडिया के अंदर। सुकरानो कहाँ के लीडर थे? बड़ा इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया के। गमाल अब्देल नासिर कहाँ के थे? इजिप्ट के। नकुरमा कहाँ के थे? गाना के। जोसेफ ब्रोज टिटो कहाँ के थे? यूगोस्लोविया के। ये 5 वो फाउंडिंग मेंबर है जिन्होंने नाम को बनाया था। और फर्स्ट मीटिंग नाम की कब हुई थी? बेलग्रेड 1961 के अंदर, ठीक है। और वैसे इसकी बेंटन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में। तो सारी बातें मैं आपको बताता चल रहा हूं। सुकरानो इंडोनेशिया से बिलोंग करते थे, गमाल अब्देल नासिर इजिप्ट से, नकुरमा गाना से, और जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया से। कांशीराम वो इंसान है जिन्होंने बीएसपी पार्टी को फाउंड करा। राजीव गांधी जिनका लिट्टे ने असेसिनेशन करा था तमिलनाडु के अंदर जब वो कैंपेन के लिए गए हुए थे 1991 के अंदर। आर्किटेक्ट जिन्होंने रिफॉर्म करा, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आए थे, उनके आर्किटेक्चर मनमोहन सिंह कहे जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी वो लीडर है जो भारतीय जनता पार्टी के एक इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर है, जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुत्व को भी बढ़ाने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल करा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला है 90 बोल के, लेकिन ये 91 नहीं है। यहाँ पे यूएन ऑर्गन के बारे में अपनी काफी सारी बातें पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आवाज़ मेरी हल्की फुल्की फटी हुई है, एकदम क्लियर ना है ना वॉइस, क्योंकि मेरे पास आज जो मेरा ईयरफोन था वो ख़राब हो चुका है। तो मैं कल लेके आऊँगा, फिर उसके बाद जो वीडियो होगी उसमें क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए क्षमा करना, अगर मैं मार्केट जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं गया नहीं। तो कल से आपको जो भी वीडियो आगे आएगी वो क्लियर आएगी। वैसे मेरी आवाज़ मेरे को इतना पता है कि आपको समझ में सारी बातें आएगी। सिक्योरिटी काउंसिल
जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर है, अपने को ये बात पता है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो 5 परमानेंट होते हैं उनके पास विटो पावर होती है। 10 नॉन परमानेंट होते हैं, उनको 2 साल के लिए चुना जाता है। 5 परमानेंट होते हैं, उनके नाम अपनों ने ऊपर पढ़ भी लिए थे। नेक्स्ट जनरल असेंबली की बात करते हैं तो इसमें 193 मेंबर है। जितने जितने यूएन के अंदर मेंबर है वो सारे के सारे इसमें होते हैं। हर एक मेंबर को एक वोट डालने का राइट होता है। कोई भी यहाँ पर मेजर डिसीजन आता है तो 2/3 मेजोरिटी यहाँ पे वोटिंग के लिए चाहिए होती है। सिंपल के लिए नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 50+1 होनी चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें तो 15 जज होते हैं यहाँ पे। 9 साल के लिए जज को चुना जाता है। और जितने भी ये ऑर्गन है, यूएन के जितने भी ऑर्गन है, एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए के अंदर ना होकर नीदरलैंड के हेग के अंदर है। ये बात आपको याद रखनी है। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल की बात करें तो ये क्या है, 54 सीट्स इसमें होती है। और इनके जो मेंबर होते हैं उनको 4 साल के टेन्योर के लिए चुना जाता है। ये बात आपको याद रखना, जो कि डिफरेंट जो जियोग्राफिकल एरिया से आते हैं। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो जो इनकी मीटिंग को होस्ट करता है, हेड करता है, 5 साल के लिए इनको चुना जाता है। फिलहाल के एंटोनियो गुटेरेस है, ये बात अपने को पता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसको अभी सस्पेंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। 1 नवंबर 1994 को इसको बंद कर दिया गया था, जब पलाऊ नाम की लास्ट कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो ये सारे के सारे इसके बारे में पढ़ लिया अपनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित पैंथर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो दलित यूथ के लिए बनाया गया, वो कहां पे बना? महाराष्ट्र के अंदर बना। इंपॉर्टेंट है ये। आइडेंटिफाइड 2 न्यू मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन हु ज्वाइन इन मई 2004 के अंदर, जिन्होंने ज्वाइन करा तो स्लोवेनिया और पोलैंड ने ज्वाइन करा था। पोलैंड पहले किसका मेंबर था? यूएसएसआर का था, बाद में इसको ज्वाइन कर लिया इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स? इन इतनों में से ग्लोबल पॉलिटिक्स का कंसर्न कौन सा नहीं है? तो भाई कोस्टल पॉल्यूशन है, वो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, अ स्टीडी डिक्लाइन इन ओजोन लेयर, एक धीरे धीरे डिक्लाइन होना ओजोन लेयर का, वो कहते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स का एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं है। हालांकि देखो ऑब्वियस सी बात है कि उससे ग्लोबल वार्मिंग है वो तो राइज होगी अगर ये डिक्लाइन होगा तो। लेकिन एनवायरमेंट पॉल्यूशन की बात करें तो वो जो तीनों ऊपर वाले पॉइंट है ना, वो नहीं है। जितने वो ज्यादा कर रहे हैं इतना ये नहीं कर रहा। ये एनवायरमेंट पॉल्यूट से नहीं है, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारा। Who was the founder and leader of the मिजो नेशनल फ्रंट का फाउंडर और लीडर कौन था? तो जाफू वीजो था, पढ़ लिया अपनों ने। इन विच ईयर सेंटो को स्टेब्लिश कब करा गया? 1995 के अंदर करा गया। सेंट्रल टीटी ऑर्गेनाइजेशन 1955 के अंदर। वैन वॉज डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन इन मोलदीव? मोलदीव के अंदर डेमोक्रेसी पूरी तरीके से स्ट्रेंथन कब होगी? 2005 में, जब इन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवा लिया। द शाह कमीशन को हेड किसने करा था? जे सी शाह ने करा था। देखो जे के शाह, जे बी शाह, तो जे सी शाह ने करा था, ध्यान देना है इसको। हु चैंपियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? ये जो वर्ड दिया था ये कौन थे? ये थे हमारे राम मनोहर लोहिया। आगे बात करते हैं, विद टोटल रेवोल्यूशन एज आर मोटो द फ्यूचर बिलोंग्स टू अस, अबव स्लोगन वाज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? तो बिहार मूवमेंट से था। टोटल रेवोल्यूशन देने वाले बिहार मूवमेंट के जयप्रकाश नारायण थे। तो ये बात आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया, बट बात एकदम आसान है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड लाल बहादुर शास्त्री रिमेन अ कैबिनेट मिनिस्टर प्रायर टू बिकमिंग द पीएम मिनिस्टर? पीएम यानी कि पीएम बनने से पहले कितने टाइम तक लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट रहते हैं? ये एक क्वेश्चन, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, बाकी सभी के आंसर मैंने दिए। ये एक आपको ट्राई करना है। व्हेन डिड गोवा बिकम अ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन? इंडियन यूनियन का वो कब बना? 1987 में। और ये क्वेश्चन भी पूरा 100 का है, तो आप जवाब दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो इंडिया ने करा 1974 में करा, मई में करा, और पोखरण के अंदर करा, जैसलमेर के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। इन विच ईयर डिड द कंट्री शिफ्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर इलेक्शन पर्पज के लिए पूरी कंप्लीट इंडिया में जो लागू हो गया था वो 2004 के अंदर हो गया था। द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी जो इमर्ज हुआ वो 1990 से हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ होमोजिनाइजेशन? ग्लोबल कल्चर में होमोजिनाइजेशन मतलब पूरी एक ही कल्चर पूरी दुनिया में फैलना, इसका एग्जांपल कौन सा नहीं? तो हल्दीराम इसका एग्जांपल नहीं है, बाकी सारे के सारे होमोजिनाइजेशन का एग्जांपल है। बोडो कम्युनिटी है वो कहां से बिलोंग करती है? आसाम से बिलोंग करती है। एज पर एनपीटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट में से कौन सी एक स्टेट नहीं आता? तो साफ यार अनपढ़ को पता चल जाएगा, बांग्लादेश नहीं आता। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, कहते 2 स्टेटमेंट दी गई है। फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन वर सस्पेंडेड टिल द कंटिन्यूअस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और ड्यू टू the different viewpoint of people about the imposition of emergency, it is the most debatable and controversial topic of Indian politics। तो ठीक है, ये दोनों बातें सही है भाई। फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, ऑब्वियस ही बात है, नेशनल इमरजेंसी जब लागू करते हैं। और सबसे ज्यादा जब इमरजेंसी इंपोज करी जाती है तो हमारे फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड होते हैं। और साथ ही साथ में क्या उसके व्यू पॉइंट होने चाहिए, ये आज तक का डिबेटेबल और कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट है, खासतौर से जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को इंपोज करा था। तो ये बातें दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा।
हु बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन 1985। तीसरी बार आ गया ये क्वेश्चन गलती से। हु वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, पहला सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्राइग वैली थे, ये ध्यान रखना है। द यूएस लॉन्च सस्पेक्टेड टू द बिहाइंड 9/11 अटैक अगेंस्ट ऑल दोज फिल इन द ब्लैंक्स। द करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इनके विरुद्ध 9/11 में जो अटैक करा गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। चेक कर लेना, बाकी इसमें मैं थोड़ा सा डाउट रखता हूं अपने ऊपर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ही होना चाहिए, थोड़ा चेक जरूर करना आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है? तो कौन सी बात सही नहीं है भाई? सी में ये बोल रखा है कि वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ना भी मजाक कर दी, वो तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट बात करते हैं बर्लिन वॉल को टॉपल कब करा गया? नवंबर 1989 में करा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एबीएम ट्रीटी के बारे में कहते हैं इनमें से ट्रू ऑप्शन कौन सा है? तो ट्रू ऑप्शन इनमें से कौन सा है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है ट्रीटी है वो 1972 के अंदर ट्राई करा गया। इसका मेन प्रयास था कि स्टॉप करना यूएसए और सोवियत यूनियन को बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने का प्रयास करना, एक डिफेंसिव शील्ड के तौर पे काम करने का। तो ठीक है, ये बात सही है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में अलाउ करती है यूएसए और सोवियत यूनियन को कि भाई उनको बहुत कम अब लिमिट करना है, कंट्रोल करना है अपने डिफेंसिव सिस्टम को, कंट्रोल करना है अपने इस सिस्टम को। तो सही है, दोनों बातें सही है। थर्ड वाली बात चेक करते हैं। थर्ड वाली बात में कहते लिखा है स्टॉप द यूएसए एंड सोवियत यूनियन फ्रॉम लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिफेंसिव सिस्टम। तो ये वाली बात थोड़ी सी इसको जस्टिफाई नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आएगा, ए और बी। इसको आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ए और बी ही ऑप्शन है, एकदम सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सा इफेक्ट सही है? तो सिंपल सी बात है, ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है वो पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं पड़ता, अनइवन देखने को मिलता है, और ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। ये बात अपने को पता है। ग्लोबलाइजेशन को इंडिया ने 1991 के अंदर अडॉप्ट करा, ये बात भी ध्यान रखना। इन विच मीटिंग देयर वाज अ प्रोटेस्ट एलेगिंग डेट अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बाय द डेवलप्ड कंट्री? भाई कहते कौन सी मीटिंग में ऐसा उन्होंने बोला, डेवलपिंग कंट्री ने बोला कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना वो अनफेयर ट्रीट करती है, उन्हीं का रोल चलता है मेनली ट्रेड वगैरह की पॉलिसी वगैरह बनाने में। तो ये WTO की जब मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही थी तो उसके अंदर 1999 के अंदर ये बात रखी गई। ये बात आपको याद रखनी है, थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हाउ डिड द चाइनीज लीडरशिप टेक मेजर पॉलिसी डिसीजन इन 1970? कैसे मेजर पॉलिसी डिसीजन लिया? तो सबसे पहले 1972 में इन्होंने यूएसए के साथ रिलेशनशिप स्टेब्लिश करा, सही है। 1973 में वो 4 चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन लेके आए, और 1978 में ओपन डोर पॉलिसी लेके आए, लेकिन नाम गलत दे दिया। 1978 में जो एनलॉय नहीं लेके आए थे, डेंग जियोपांग लेके आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही होना चाहिए। तो ये लो ऑप्शन नंबर ए और बी। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन? रिजर्वेशन की पॉलिसी सबसे पहले फर्स्ट टाइम कर्पूरी ठाकुर लेके आए थे, उन्हीं को देखते हुए बाद में बीपी मंडल को अपॉइंट करा गया था। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि आपको करेक्ट ऑप्शन यहां से बताना है कि एशियान वाज डेवलप्ड टू पोज अ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक थ्रेट टू द यूएन। ना ईयू के लिए अभी तक मिलिट्री थ्रेट का काम नहीं कर सकता ये एशियन, इतना बड़ा नहीं हुआ है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन वॉज प्राइमरली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए। सही है, ये बात तो सही है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है, एक्सेलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को। कैसे? इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ। तो यहाँ पे डी सही है, मतलब रीजन सही है, सेशन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी देखो दे रखा है। व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया में कब करा? 1974 में करा था। फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक विच विटनेस अ सिविल वॉर फॉर 10 ईयर। ऐसा कंट्री सोवियत यूनियन का जिसमें 10 साल तक सिविल वॉर चला, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तजाकिस्तान है, याद रखना। ब्रिटेन ने अटैक करा इजिप्ट के ऊपर 1956 में, किसको लेके? स्वेज नाल को लेके। इसमें इंडिया ने इसका क्रिटिसाइज भी करा था। Who was the first चीफ इलेक्शन कमिश्नर? कौन था इंडिया का फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुकुमार सेन था, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्प्लिट ऑफ द सीपीआई के बारे में इनमें से रोंग बात कौन सी है आपको ये बताना है। तो रोंग इसमें से सीधा ही अपने ऑप्शन पे जाते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी लेंथी हो रही है। तो आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1964 ए.के. गोपालन ज्वाइन द सीपीआई। देखो यहां से रोंग मैं सीधा बता देता हूं, ए.के. गोपालन ने सीपीआई-एम को ज्वाइन करा था, ना कि सीपीआई को। तो यही बात रोंग होगी, ये लो सीधा ही खत्म ही होता है। इंडो रशिया रिलेशन हुआ था वो 1971 में हुआ था, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के नाम से साइन करा गया था, ये बात आपको पता है पहले से ही। विच ईयर द 5th जनरल इलेक्शन लोकसभा के हेल्ड कब करेंगे? 1971 में करा गया, 4th करा गया 1967 में करा गया, ध्यान रख देना है ये बात आपको, ठीक है। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट कौन थे? पीसी महालनोबिस थे, ये बात आपको पता है। वेयर डू द मोस्ट ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड टेक प्लेस? कहते मेनली कौन से एरिया में हुआ? तो सब सारन अफ्रीका के अंदर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट मेनली ज्यादातर देखने को मिला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार इज रिलेटेड टू विच? ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे रिलेटेड है? पंजाब से रिलेटेड, आपको पता ही 1984 में आया था, इसके बाद इंदिरा गांधी का सेशन कर दिया गया था। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स मैंने फुल फॉर्म बता दिया, 1987 में ये बनाई गई थी, श्रीलंका के अंदर ये पीस लाने के लिए गई थी, लेकिन 1989 के अंदर इसको वापस बुला लिया गया था, पीस वहां पे नहीं लेके आ पाती है। द फर्स्ट कंट्री टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन साउथ एशिया रीजन वो कौन थी? श्रीलंका थी। अच्छा, इस इंडियन पीस कीपिंग फोर्स से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट और बता देता हूं मैं।
तो वहां पे जब इंडिया पीस नहीं लेके आ पाती है तो वहां पे श्रीलंका के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कौन करती है? 2009 के अंदर स्कैंडिनेवियन कंट्री मीडिएशन करके करवाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात मैंने आपको एडिशनल बता दी। एजेंडा 21 है वो अर्थ समिट में दिया गया, 1992 के अंदर दिया गया, रियो डी जनेरियो के अंदर ये मीटिंग हुई थी ब्राजील के अंदर। इन विच ईयर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो कब स्टेब्लिश करा गया? 1955 के अंदर करा गया। ये बात आपको याद होनी चाहिए। 1949 के अंदर किसको करा गया था? तो नाटो को करा गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को। और वॉर्सो पैक्ट को कब करा गया था? 1955 के अंदर करा गया। तो ये सारी बातें मैंने आपको मिलती जुलती इससे रिलेटेड बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द यूनाइटेड नेशन एजेंसी कंसर्न विद द इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन दिस फील्ड। तो ऐसा काम कौन सी करती है जो कि एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने का प्रयास करती है, कोऑपरेशन लाने का प्रयास करती है? यूनेस्को काम करती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, याद रखना आपको। आइडेंटिफाई एंड राइट द इनकरेक्ट पेयर, आपको बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 परमानेंट मेंबर, उनके पास वीटो है, सही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो काम करती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज है वो पीसफुल पर्पस के लिए होना चाहिए, सही बात है। वर्ल्ड बैंक है वो ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशन करती है ना, वो WTO करती है, ये बात रॉन्ग होगी हमारी। टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ब्रिटिश डोमिनेशन कहते, ये बात किसने बोली थी? ये बात महात्मा गांधी ने बोली थी। और ये बात आगे कहा था कि लेकिन हमारे लिए खुशी का दिन भी है लेकिन दुख का भी दिन भी है, क्योंकि हमारा पार्टीशन हो रहा था। तो ये बात महात्मा गांधी ने बोली थी। Which treaty was signed between India and Pakistan through the mediation of the World Bank? वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करा गया। स्प्लिट इन कांग्रेस टुक प्लेस इन द ईयर, कौन से ईयर में? 1969 में, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था। उस इलेक्शन में जब प्रेसिडेंट कौन से की डेथ हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तब कांग्रेस O और कांग्रेस R बन जाती है, याद रखना है। कांग्रेस O जो सिंडिकेट या बूढ़े लीडर थे, कांग्रेस R इंदिरा गांधी वाली। हु डिलीवर द फेमस स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी? सबसे आसान क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस के बाद 14-15 अगस्त की मिडनाइट को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में दिया, ये बात भी याद रखनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट? इनमें से कौन सा था? हैदराबाद था। When did the student movement start in गुजरात? गुजरात में स्टूडेंट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1974 के अंदर हुआ था। और इसको लीड करने वाले थे वहां पे मोरारजी देसाई, जो कि इनडेफिनेट फास्ट पे चले जाते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए जून आई थिंक 1975 में वहां पे री इलेक्शन होता है और कांग्रेस उस स्टेट में हार जाती है, ये बात याद रखना है आपको। चूज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को की फुल फॉर्म बताओ। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हो गया ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द सोशल रेवोल्यूशन ऑफ 1917 इन रशिया? इनके बारे में कहते कौन सा सही ऑप्शन नहीं है? तो भाई कहते ये जो था ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था ना, इसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं। 1917 में आया, ये कह रहा था कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है इसको खत्म करना चाहिए, पूरी दुनिया में सोशलिज्म आना चाहिए, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट का रूल हो और वो इक्वालिटी या एग्लिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करे। द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वांट टू डिस्कस द एनवायरमेंटल इशू, कहते जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो एनवायरमेंटल इश्यूज डिस्कशन किनके साथ करना चाहती थी और कह रही थी कि अपने को इक्वल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो भाई इनको ग्लोबल नॉर्थ बोलती है और ग्लोबल साउथ के साथ डिस्कशन करना चाह रही थी। देखो इक्वल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ है वो डेवलप्ड कंट्रीज को कहा जाता है, उन्होंने एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट ज़्यादा करा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा शाने बन रहे थे यहाँ पे। हिंदुत्व को पॉपुलराइज करा गया, तो कहीं पे आपको आंसर वीपी सिंह देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि पॉपुलराइज करने का काम इन्होंने करा था इसको। विच पॉलिटिकल पार्टी गोट स्प्लिट जस्ट आफ्टर द इंडो चाइना वॉर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस के कारण? कहते कौन सी पार्टी स्प्लिट हो जाती है? वो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, जो कि CPI-M के अंदर बदल जाती है, याद रखना है आपको। Who exercised profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy 1946 से लेकर 1964 तक? तो ये काम करा था जवाहरलाल नेहरू ने। Who was the founder of भारतीय जनसंघ? भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1951 के अंदर फाउंड करा गया। What was the name given to the model of decentralized planning adopted by Southern state of India? इसे केरला मॉडल नाम दिया गया, याद रखना इस बात को। Which of the following idea did not form part of early phase of India's development policy? तो इंडिया की अर्ली फेज की जो पॉलिसी थी उसका पार्ट नहीं है, तो उसका पार्ट लिबरलाइजेशन नहीं है। लिबरलाइजेशन 1991 के अंदर लेके आए थे हम, उससे पहले नहीं था हमारा ये पार्ट। तो वो लीडर बताओ जिन्होंने नक्सलाइट मूवमेंट को लीड करा? तो चारू मजूमदार थे, जो नक्सलाइट के नाम से इन्होंने पार्टी भी बनाई थी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ विच सेंट्रल एशियन कंट्री अपॉइंटेड हिमसेल्फ टू पावर फर्स्ट फॉर 10 ईयर, और बाद में अपने आप को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया अपने टेन्योर को? तो वो तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 10 साल के लिए टेन्योर को और बढ़ा दिया। ऑन जून 12, 1975 जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे, उन्होंने एक जजमेंट पास करी थी और कहा था कि इसका इलेक्शन इनवैलिड है। किसका इलेक्शन इनवैलिड कहा था? तो इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड कहा था, याद रखना है आपको।
स्टेटमेंट 158 क्वेश्चन है, चाइना पॉलिसी बिकम मोर फ्रेंडली एंड आइडियोलॉजिकल टुवर्ड इंडिया आफ्टर 1962। ना, गलत है। 1962 के बाद तो कंडीशन उनकी खराब हो गई थी, तो ये बात तो है रॉन्ग। और सेकंड वाली स्टेटमेंट है सही, तो ठीक है देख लो। नेम द महाराजा ऑफ मणिपुर हु साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जिन्होंने साइन करा, उनका नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह। सितंबर 1949 को करा था, याद रखना है। और पहला स्टेट यही था मणिपुर जिन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन भी करवा दिए थे, यानी कि जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी या असेंबली बन गई थी, वो याद रखना, वो यही था। नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच स्टेट ऑफ मेघालय, जहां से कार्व्ड आउट होता है, उस ओरिजिनल स्टेट का नाम बताओ, तो आसाम 1972 में होता है, ये बात आपको याद रखना है। रीड द क्लूज गिवन बिलो द आइडेंटिफाइड पर्सन नोन एज द मिल्कमैन। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। यार आगे की बातें पढ़ने की जरूरत ही नहीं अपने को। द यूएन एजेंसी कंसर्न विद द सेफ्टी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाली एजेंसी का नाम कौन सा है, तो IAEA है। क्वेश्चन को चेंज करके पूछा गया, लेकिन ऊपर क्वेश्चन ये आ चुका था। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहते, इनको आप बता दो, तो मैंने डेट लिख दी, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप खुद करते रहना। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में आया, जिसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अब मिलिट्री कूप, जिन्होंने, जो पार्टी के हार्डलाइनर थे, जिन्होंने किसको, उसकी गवर्नमेंट को गिराने का प्रयास करा, एक तरह से क्या नाम था उसका, मिखेल गोर्बचेव 1991 के अंदर। और एंड ऑफ सिविल वॉर का अंत होता है ताजिकिस्तान के अंदर 1997 में, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान देना, शायद बाकियों को तो आपको पता होगा। और सोवियत इन्वेजन करा अफगानिस्तान के ऊपर 1979 के अंदर, ये बात आपको याद रखनी है। 1950 से 53 में कोरियन वॉर होता है। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है, देखो इंपॉर्टेंट डेट मैंने लिख दी। यूनिफिकेशन जर्मनी का 1990 के अंदर होता है। 1947 में अमेरिका का प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन है, वो डॉक्ट्रीन नाम की पॉलिसी लेके आता है, जिसको ट्रूमैन ऑफ डॉक्ट्रीन पॉलिसी कहते हैं, जो कि कम्युनिज्म को बढ़ने से रोकने का प्रयास करते हैं। और 1989 में बर्लिन वॉल का फॉल होता है, याद रखना, जिसके कारण एक तरह से जो एंड ऑफ, जो बायोपोलरिटी का सिंबल माना जाता है, या एंड ऑफ USSR का सिंबल माना जाता है, या कोल्ड वॉर का एंड भी यहीं से सिंबल माना जाता है। फिदेल कास्त्रो कहाँ का लीडर था, क्यूबा का एक लीडर था, प्रेसिडेंट था क्यूबा का, याद रखना है आपको। न्यूक्लियर अटैक जब USA ने करा तो 1945 को 6 अगस्त और 9 अगस्त को करा, जापान के 2 सीरीज पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा पे करा, उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे करा, उसका नाम था फैटमैन। तो आई होप मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवाने का प्रयास करा, काफी हद तक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करवाने का प्रयास करा। अगर गलती से कोई एक आधे का MCQs का आंसर मैंने गलत बता दियो तो दिल से क्षमा चाहूंगा। आप कमेंट में चाहो तो उसका आंसर पिन कर सकते हो, लेकिन यार ऐसा कुछ कमेंट गंदा मत करना ना। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप पॉजिटिव कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो। मिलते एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।